नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस सीरीज में हम करने जा रहे हैं सेट 5 क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 थ्रू एमसीक्यूज है। कोर्स हाइलाइट्स अब आपको याद हो गई होंगी, जितने भी स्टैटिक हैं, करंट एरियाज हैं, सब कुछ हम कवर करेंगे। लगभग 1000 से 1100 एमसीक्यूज हम यहाँ करेंगे। एमसीक्यूज आप देख ही रहे हैं, यूपीएससी पीएससी स्टैंडर्ड के हैं। इनको ज़रूर आप देखिए, ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस भी दे रहा हूँ। एक हर स्लाइड के साथ आप देखेंगे आंसर है और साथ में डिटेल्ड एनालिसिस भी है। तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी अगर आप इस सीरीज़ को रेगुलरली देखेंगे। यहाँ पे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, योजना, कुरुक्षेत्र जैसे आस्पेक्ट्स भी हम कवर कर रहे हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ भी एमसीक्यूज में कवर होंगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इनको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, तो राइट्स की हम यहाँ बात करेंगे। कल हमने कुछ क्वेश्चन सिटीजनशिप पे देखे थे। 41 कहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कंप्राइज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। ठीक है, साथ ही साथ राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा फ्रीडम ऑफ रिलीजन का पार्ट है। बहुत सिंपल है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चरल माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज वाले चैप्टर में जाएगा। मैनेज रिलीजियस अफेयर्स 2 जो आप देखेंगे, अगर हम इसको एलिमिनेशन से तो ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, ये भी ठीक है। रिलीजन, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे ये लास्ट में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये 1 और 4 आता है आपका माइनॉरिटीज वाले चैप्टर में। 2 और 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पे रिलीजन के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि 25 की हम बात करें, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस है, प्रोपोगेशन रिलीजन है। रिलीजियस अफेयर्स की बात है 26 में। फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस 27 में है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस 28 में है। 29 30 जो हो जाता है वो आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स की बात करता है। क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन 42 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स की गारंटी है उसके बारे में चर्चा कीजिए। दीज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यानी बिल ऑफ राइट्स से हम इंस्पायर्ड है जब हमने फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस किया था। दीज आर मेंट फॉर प्रमोटिंग आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल, सोशल, दोनों तरह की डेमोक्रेसी को ये प्रमोट करता है, आपको इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड राइट्स देता है। तो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। ये हमने यूएस के बिल ऑफ राइट्स से लिए हैं, ये बात एकदम ठीक है। ठीक है, ये आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम को स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के अथॉरिटेरियन प्रैक्टिस को ये बेसिकली डेरोगेट करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। आपको कंप्लीट राइट टू लाइफ एंजॉय करने की बात करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 43 की तरफ। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देन 51 का, 44th है 78 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बहुत सिंपल, आपको याद होगा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसे हमने लिमिटेड कर दिया था, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में फिर भी एग्जिस्ट कर रहा था पर लिमिटेड है। लेकिन 44th से इसे डिलीट करके 300A जो है वो ऐड कर दिया गया था और वहां से राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीटली डिलीट हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 44th अमेंडमेंट से इसको डिलीट कर दिया गया था। चलते क्वेश्चन 44 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। भारत के मैग्ना कार्टा में कौन से पार्ट यहाँ पे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट आप मैग्ना कार्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, मैग्ना कार्टा के लिए हमें जाना पड़ेगा 1215 में। 1215 में एक बिल ऑफ राइट्स लिखे गए थे, एक मैग्ना कार्टा लिखी गई थी, जिससे किंग ऑफ इंग्लैंड ने अपने सिटीजन्स को, अपने लोगों को, अपने सब्जेक्ट्स को कुछ राइट्स दिए। हम पार्ट 3 को कहते हैं, ये कौन सा पार्ट है, ये है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट। और ये फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है मैग्ना कार्टा से भी। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स हमने लिया, वो भी मैग्ना कार्टा से ही इन्फ्लुएंस था। तो आप इसे कह सकते हैं मैग्ना कार्टा है राइट्स का। चलते हैं क्वेश्चन 45, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आपको याद होगा आर्टिकल 14 2 बातें करता है, एक कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एक कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अभी कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी वन पर्सन। देखो, यही है इक्वालिटी बिफोर लॉ। किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी, सबके साथ समान ट्रीटमेंट होगा। कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, विधि से ऊपर नहीं है। ठीक है, ये भी बात सही है। थर्ड कहता है इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो जाता है।
ये कॉन्सेप्ट आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब जो एक जैसे हैं उनके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। यहीं से आपका रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी इमर्ज होता है, ठीक है। जो बैकवर्ड है उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, अमंग बैकवर्ड रिजर्वेशन मिलेगा, अमंग फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां से ये दोनों चीजें डिराइव होती हैं। तो ए इज द राइट आंसर, आपको राइट ही बताना था। तो कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल सर्कमस्टांसेस में समान सर्कमस्टांसेस में समान व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को कुछ आपको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को भी हम कहते हैं रिजर्वेशन, ठीक है। यानी आप डिस्क्रिमिनेट जरूर कर रहे हैं कुछ लोगों के साथ, लेकिन अच्छे के लिए, अंत अच्छा होना है, एंड उसका अच्छा होना है। आर कोहेलो, ये मेंस में भी पूछा गया था, 2007 किससे एसोसिएटेड है? ये मैं अमेंडमेंट की क्लास में भी आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर आप मेरी वो क्लासेस देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो देखिए जाके, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आर कोहेलो किससे एसोसिएटेड है? 9th शेड्यूल से एसोसिएटेड है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर कोहेलो में 2007 में कि 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू जो है वो पॉसिबल है, और कोर्ट समय समय पे इसको जुडिशली रिव्यू करती रहेगी। जबकि इससे पहले आपने देखा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ, 9th शेड्यूल ऐड किया, वहां लिखा नो जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल, कोई जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये करेक्ट है। देन चलते हैं आगे क्वेश्चन 47 की तरफ। विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करनी है। अंडर दिस प्रोविजन अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड सिंपली आउट ऑफ एन एप्रीहेंशन दैट ही और शी इज लाइकली टू एंगेज इन अनलॉफुल एक्टिविटी, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब देखो यही हो जाता है। अगर आप बात करें आर्टिकल 20 की, आप बात करें आर्टिकल 22 की, ठीक है, तो यहाँ से जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात है वो आती है। 22 से स्पेसिफिकली बात है, और कहा जाता है कि भारत का संविधान अकेला ऐसा संविधान है पूरे वर्ल्ड में जिसने प्रिवेंटिव डिटेंशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया हुआ है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कि पर्सन जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है सिर्फ एप्रीहेंशन के ग्राउंड पे कि वो कुछ कर सकता है, कुछ ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा। सही बात है। इट कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 मंथ्स। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें ठीक है। अगर आपको आर्टिकल 22 याद हो तो वहाँ पे बहुत क्लियरली कैटेगोरिकली मेंशन्ड है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एप्रीहेंशन के बेसिस पे भी किया जा सकता है। प्रिवेंशन देखो कहीं ऐसा लग रहा है कि राइट्स होने वाले हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पहले कुछ ऐसे लोग हैं जो राइट्स में इन्वॉल्व थे, पुलिस पहले से ही उनको पकड़ के रख लेगी, जिससे कि प्रिवेंटिव वो डिटेन कर ले उनको प्रिवेंशन के लिए कि राइट्स रोके जा सकें। ये 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। 3 महीने के बाद अगर आपको किसी के प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक्सटेंड करना है तो आपको एडवाइजरी बोर्ड पे जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट की समीक्षा करवानी पड़ेगी। क्वेश्चन 48, डॉक्टर अंबेडकर कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग द राइट्स एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल है, राइट एंड हार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं रहेंगी आपको बेनिफिट्स जो है संविधान के नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 32 की हम यहाँ पे बात करेंगे, बहुत सिंपल है। आर्टिकल 32 हम कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वही हार्ट एंड सोल है संविधान का। If court finds that person is holding office but is not entitled to hold that office, then court can issue which of the following writs, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि आप लेटस से किसी पर्सन ने एक सरकारी ऑफिस में किसी सरकारी ऑफिस को होल्ड किया हुआ है, उस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, लेकिन एंटाइटल नहीं थे, एलिजिबल नहीं थे उस पोस्ट के लिए, तो कोर्ट कौन सी रिट इशू करेगी? प्रोहिबिशन की, सर्शरारी की, को वारंटो की, मैंडेमस की। यहाँ पे होगा बाय व्हाट अथॉरिटी आप इस पोस्ट पे बैठे हैं, मतलब को वारंटो। क्लियर है। हिबिस कॉर्पस, सर्चरारी, मैंडेमस को एक बार मैं समझा देता हूँ। हेबस कॉर्पस होता है कि जहाँ पे किसी के इंडिविजुअल राइट्स को इन्फोर्स करना होता है, ठीक है, उस पर्सन को डिटेन किया होता है, वो डिटेंशन जो होता है इलीगल होता है। तो हेबस कॉर्पस का मतलब है लेट अस हैव द बॉडी, उस पर्सन को लेके आओ। कोर्ट कहती है कि क्यों उसको आपने बंद करके रखा हुआ है, ठीक है। मैंडेमस के केस में ये रेट जो है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा पर्सन, सरकारी आदमी अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा, कोर्ट मैंडेमस ला सकती है उसके अगेंस्ट। याद रखिएगा, मैंडेमस प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट नहीं लाया जा सकता। प्रोहिबिशन और सरशरारी जो है, ये दो जो रिट हैं, ये जुडिशियल रिट्स कहा जाता है। ये जुडिशरी यूज करती है किसी पर्टिकुलर कोर्ट के जुरिडिक्शन को प्रोहिबिट करने के लिए, या किसी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड केस को या किसी दिए हुए जजमेंट को क्वैश करने के लिए सरशरारी आता है, ठीक है। तो इसको हम और डिटेल में बार बार करते रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन 50 की तरफ। विद रिगार्ड टू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट हैज बीन बोरोड इन इंडिया फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ। एक्सप्रेशन मार्शल लॉ हैज बीन डिफाइंड अंडर आर्टिकल 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो वर्ड्स होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यही आप यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन पढ़ोगे, अरे दोनों बातें ठीक है, जल्दी से टिक कर दोगे, और यही होता भी एग्जाम में, और ऐसे ही हम लोग गलत कराते हैं। तो इंग्लिश कॉमन लॉ से हमने लिया, ये बात एकदम सही है।
इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, इट इज़ वेरी मच करेक्ट। बट यहाँ पे देखो टर्म एक्सप्रेशन मार्शल लॉ हैज़ बिन डिफाइंड, कहाँ डिफाइंड है, कहीं डिफाइंड है नहीं है, पार्लियामेंट समय समय पे बताएगी क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए इज़ द करेक्ट आंसर। 34 जो है वो रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, कहाँ कहाँ पे मार्शल लॉ एप्लीकेबल होगा, कैसे बोरो किया जाएगा, लेकिन वो कहीं पे भी ये नहीं बात करता कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन जो है ये मिसिंग है मार्शल लॉ के केस में। तो आशा करता हूँ क्लियर हो गई होगी सीरीज, है ना, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। इनकेस अगर कोई भी अगर आपको लगता है ऐसा, आप इसमें इनपुट चाहते हैं कुछ, मतलब आप एडिशन चाहते हैं, तो मुझे इनपुट जरूर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल @kapillaif पे आके मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या आपको इसमें और एडिशंस चाहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।